हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने मोल कॉन्सेप्ट पर बात किया था। आज के सेशन में आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या नए टॉपिक हैं आपके चैप्टर में। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बोला गया है तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको 11th में तो काम आएगा ही, साथ में आपको ये 12th में भी आपके हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो लास्ट सेशन में हमने मोल के बारे में पढ़ा था। मोल क्या है? तो मोल बेसिकली आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, यानी कि किसी भी पदार्थ की मात्रा को आप मोल में व्यक्त करते हैं। और एक मोल का अर्थ क्या होता है? एक मोल का अर्थ है कि कार्बन 12 यानी कार्बन का जो C12 वाला आपका समस्थानिक है, आइसोटोप है, उसको लिया जाएगा। उसके 12 ग्राम में जितने आपके एंटिटीज होंगी या नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही आपका एक मोल है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके या आप क्या बोलेंगे प्रयोग करके सिद्ध किया गया कि उसमें कितने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आपके होते हैं, तो यही एक मोल होता है। तो एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना? इस प्रकार फिर हमने इसका न्यूमेरिकल भी यहाँ पर एक देखा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने किसी भी सब्सटेंस के, कोई आपको पदार्थ दिया गया है कि इतने ग्राम है, सपोज 5 ग्राम है या 10 ग्राम है, तो आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस सैंपल में जो 10 ग्राम है, सपोज उस 10 ग्राम में आपके कितनी संख्या में मोल उपस्थित है। तो फिर उसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर हम मोलों की संख्या की बात करें तो मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान भी जिसे आप कह रहे हो। ओके, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन अ सैंपल दैट हैज अ मास ऑफ 1.17 ग्राम। 1.17 ग्राम आपके पास सोडियम क्लोराइड है। इस 1.17 ग्राम सोडियम क्लोराइड में उसके कितने मोल हैं, यानी संख्या आपको निकालनी है मोलों की। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान 1.17 ग्राम था आपका, जो बताया गया है आपको कि इतने ग्राम है ये सब्सटेंस। फिर मोलर मास, सोडियम क्लोराइड आपका यौगिक है, उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो आपका आ गया था यहाँ पर 58.5। तो 1.17 को आपने डिवाइड कर लिया था 58.5 से, जिसको कैलकुलेट करके 0.02 मोल आपका आ रहा है। यानी कि 1.17 ग्राम सोडियम क्लोराइड में उसके 0.02 मोल उपस्थित है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो एक मोल है। क्यों है इसका मतलब एक मोल? क्योंकि वहां पर आप एक मॉलिक्यूल अगर आप क्या कह रहे हो कि ये मोलर मास है इसका, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाए? तो अगर दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान बराबर हो गए तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एक है। ठीक है ना? अगर आप इतने ग्राम इसको लेते हैं, कितना 58.5 ग्राम अगर आप NaCl लेंगे, तो आप क्या करेंगे 58.5 को 58.5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर आपका जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो कितना आएगा? 1 है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पर एंटिटीज निकाली कि कितना आपका आएगा, और एक मोल में आपने नंबर ऑफ मोल्स की बात की थी, तो वो आपका कितना आया था 6.022 इंटू 10⁻23 आपके एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है ना? चलिए, नाउ केमिकल फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने पढ़ना था। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र जिसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपने एक जो क्वेश्चन देखा था उसमें सोडियम क्लोराइड लिखा गया था, जिसको मैंने फर्दर NaCl के रूप में लिखा। तो Na और Cl क्या है? सिंबल। क्या है बच्चे? प्रतीक। किस किस के? सोडियम का प्रतीक Na है, और क्लोराइड या क्लोरीन के लिए आप Cl लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इस सोडियम क्लोराइड का क्या किया, यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, यानी प्रतीकात्मक निरूपण किया, प्रतीकों के रूप में उसको निरूपित किया।
यानी सिंबल्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया। तो इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को या प्रतीकात्मक निरूपण को आपका रासायनिक सूत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो केमिकल फॉर्मूला और रासायनिक सूत्र, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। यौगिक के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक सूत्र कहा जाता है, ठीक है। जिसके आप अलग अलग प्रकार देखेंगे, जिसमें पहला है आपका इंपीरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र जिसे कहा जाता है। An empirical formula represent the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound। आप क्या करते हैं, जो भी कोई यौगिक है आपके पास, उस यौगिक में आपका क्या होगा, अलग अलग एटम्स होंगे, ठीक है ना। उन एटम को आप उनके सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम, समझ रहे हैं। तो उसको उसका क्या कहा जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला कहा जाएगा। ओके, मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक में मौजूद या उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना, या उसके बारे में हमें बताता है, निरूपण करता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे समझिए, इंपीरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला आप बोलेंगे परमाणुओं का या परमाणुओं की संख्या का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार, जैसे अगर आप बात करें, आपके पास एक कंपाउंड है C6H12, ये कंपाउंड है आपके पास। अब इसका आप सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात अगर निकालें परमाणुओं का, तो देखो कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने हैं, 12 हैं। तो 1:2 का रेशियो आ गया आपका, ये अनुपात आ गया। तो इसको यानी इसके लिए अगर आप मूलानुपाती सूत्र लिखे तो वो CH2 हो सकता है, बोलो। ये तो आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया C6H12, ठीक है। और इसके लिए आपने जो क्या निकाला यहाँ पर, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला, वो CH2 हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, ये तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला जिसे कह रहे हो किसी कंपाउंड का। उसी प्रकार से उससे आपने क्या किया, उसके मूलानुपाती सूत्र को प्राप्त कर लिया। जैसे बहुत सिंपल सा आपके पास कि H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपने क्या निकालना है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट आपने निकालना है, HO हो गया। ये क्या है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये अब से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, MF। ओके, बोलो भाई, अनुपात को तो सरल करना आपको आता है ना। ये दो अनुपात 2 है, ठीक है ना। तो इसको सिंपल क्या कर देंगे आपने, दोनों जगह आपका, क्योंकि 2 है, सेम नंबर है, तो 1 आ जाएगा। तो HO, इस तरह से आप इसको क्या कर रहे हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में लिख रहे हैं, ठीक है। एक और है आपके पास C6H12O6, ठीक है ना। ये क्या है आपका, MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है अनुपात, 6:12:6, 1:2:1, यानी CH2O। ये इसका क्या होगा, EF, इंपीरिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। GIC डोंडल, आवाज आ रही है आपको, हाथ उठाइए बच्चों, आवाज आ रही है तो हैंड रेज करो। माइक ले लेंगे GIC डोंडल। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा, प्रिंस। प्रिंस। यस मैम। माइक को थोड़ा पास में रखेंगे, ठीक है। कौन सी क्लास में हैं आप,
मैम 11th। वेरी गुड। आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया केमिस्ट्री में? यस मैम। कहाँ तक पढ़ लिया है? मैम अभी हम संयोजन नियम में है। अच्छा, ठीक है। इससे इससे पहले से यानी सेकंड लास्ट जो आपका सेशन हुआ था उसमें हमने वो नियम पढ़े थे, ठीक है ना, अच्छे से। उसके बाद यस हम मैम। लोगों ने क्या बोला, वहां पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आती है जो आपने पहले भी पढ़ी है ना। तो रासायनिक संयोजन के नियम में कौन कौन से नियम पढ़े आपने? मैम द्रव्यमान संरक्षण नियम और ऊर्जा संरक्षण नियम। और ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? मैम द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि हम ना तो द्रव्यमान को वो कर सकते हैं, हम ना ही हम द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। हम का मतलब है वहां पर रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। संयोजन का मतलब क्या है? रासायनिक संयोजन, वो बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। वेरी गुड प्रिंस, बहुत अच्छे से आंसर किया आपने। सिट डाउन बच्चे। रासायनिक संयोजन का मतलब थैंक यू क्या मैम। था कि एक अभिक्रिया हो रही थी वहां पर, और वो अभिक्रिया क्या करेगी, कुछ नियमों का पालन करेगी। जैसे प्रिंस ने बोला हम कराएंगे, तो हम उन्होंने किस एस्पेक्ट में बोला कि कभी कभी हम रिएक्शन करते हैं ना लैब्स में, तो वो रिएक्शन कैसे होगी, वो रिएक्शन इस प्रकार से होगी कि वहां पर ना तो द्रव्य उत्पन्न, द्रव्य का मतलब क्या है, द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज नहीं होना, द्रव्य यानी कि पदार्थ, ठीक है ना। और पदार्थ आपका ना ही उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा। जब पदार्थ उत्पन्न होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, भार बढ़ेगा ना उसका। और अगर द्रव्य नष्ट होगा तो द्रव्यमान में कमी आएगी। तो अगर ना ही द्रव्यमान उत्पन्न हो रहा है ना ही द्रव्यमान नष्ट हो रहा है, तो ना तो नहीं आपका द्रव्य उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, तो यानी कि द्रव्यमान में कमी भी नहीं आएगी और वो बढ़ेगा भी, ठीक है, वृद्धि भी नहीं होगी। इसका मतलब जितना रिएक्टेंट्स का मास था, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान था, वो उत्पादों के यानी प्रोडक्ट्स के कुल मास यानी कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। बस यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने वहां पर नहीं पढ़ा है, और 4 नियम आप लोगों ने पढ़े हैं। स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे वहां पर, साथ ही आप पढ़ेंगे गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, एवोगैड्रो का नियम पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी गुणित अनुपात का नियम, ठीक है ना। एलएमएस में जाके आप लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको स्टडी किया है, वहां पर एक्सप्लेन किया है पांचों नियमों को। उसके बाद हमने एटॉमिक मास पे बात की, मॉलिक्यूलर मास पे बात की, और आज हम केमिकल फॉर्मूले पे बात करें। केमिकल फॉर्मूला समझ में आता है? प्रिंस बगल में जो है आपके उनको माइक दे देंगे। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम सौरभ। सौरभ। सौरभ, केमिकल फॉर्मूले से क्या समझ में आया अभी? मैम जो केमिकल फॉर्मूले थे मैम, उससे हाँ, हम मतलब रासायनिक निर्माण कर सूत्र क्या सकते हैं होता किसी है? भी। वेरी गुड। देखो, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। देखो क्या होता है रासायनिक सूत्र, क्या होता है समझ लीजिए पहले अच्छे से। रासायनिक सूत्र आपने पहले भी पढ़े, 9th क्लास में भी हम लोग रासायनिक सूत्र बनाना सीख रहे थे किसी भी कंपाउंड के लिए। यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं क्या कर रही हूँ, आपने बोला ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो ये इसका नाम हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग, हैंड रेज करेंगे हिंदी में पढ़ते हैं तो, हाथ उठाएंगे अगर हिंदी में पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, चलिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। और उस नाम को हमने क्या किया, सिंबल्स के थ्रू हेलो रिप्रेजेंट किया। हेलो यस, हेलो मैम। मैम हिंदी यस, में पढ़ते हैं। ठीक है। मैम हिंदी में। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका नाम हो गया। उसके लिए हमने क्या बोला, सौरभ ध्यान से सुनेंगे प्रिंस। हाइड्रोजन के लिए हमने H2 लिखा, और ऑक्साइड के लिए हमने O2 लिखा। तो H और O क्या हो गए, सिंबल हो गए, प्रतीक। तो प्रतीकों के द्वारा हमने निरूपण किया है किसका, इस रासायनिक यौगिक के नाम का। तो केमिकल फॉर्मूले मैथ्स में भी पढ़ते हैं हम लोग सूत्र, तो सूत्र को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस नाम को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक, प्रतीकों के रूप में, और रिप्रेजेंटेशन यानी निरूपण, हम प्रतीकों के रूप में उसका निरूपण कर रहे हैं। बस यही केमिकल फॉर्मूला है। फिर आपने क्या बोला,
जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है उसको हम एक इंपीरिकल फॉर्मूले के रूप में भी देखते हैं। और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा आपका, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यानी आणविक जो सूत्र होता है, एक अणु का सूत्र, आणविक सूत्र जैसे हमने ग्लूकोज के लिए लिखा है यहाँ पर, ये आणविक सूत्र है, ये ग्लूकोज है आपका, ये आणविक सूत्र हो गया उसका। इस आणविक सूत्र में अलग अलग परमाणु है, कार्बन के परमाणु है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। कार्बन के 6 हैं आपका, हाइड्रोजन के कितने हैं 12 है, ऑक्सीजन के कितने हैं 6 है, सबके अपने अपने एटम्स हैं। अब इन एटम्स के जो नंबर है, परमाणुओं की जो संख्या है, उनका हम सरलतम अनुपात निकाल लेते हैं। क्या समझे, जो हमने आणविक सूत्र लिखा है उस आणविक सूत्र में परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात ही क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। मूलानुपाती सूत्र यानी कि आपका इंपीरिकल फॉर्मूला, जिसे आपने क्या किया, यहाँ पर C6H12 आपके पास एक कंपाउंड था और इस कंपाउंड के लिए आपने इसका इंपीरिकल, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। आपने बोला मैम कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ठीक है, 6:12 हो गया। और सरल कर लेंगे, सरल का मतलब है सरलतम, और दूसरा पूर्ण संख्या में होना चाहिए अनुपात, दशमलव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। तो आपने बोला मैम 6:12 को हम 1:2 के रूप में लिख लेंगे। तो 1 किसके लिए है, कार्बन के लिए, और 2 किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, यानी CH2 इसका क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो अब समझ में आया केमिकल फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला। हैंड रेज करो किस किस को समझ में आया। वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक आणविक सूत्र आपको दे दिया जाएगा और अगर बोला जाएगा कि इसका मूलानुपाती सूत्र लिखिए, तो अनुपात निकालना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो वो आप कर लेंगे। उनके परमाणुओं की संख्या का अनुपात निकालेंगे और फिर जितना अनुपात आएगा, ये अनुपात आया ना, इस अनुपात का मतलब क्या है, इनके परमाणुओं की संख्या है। जैसे 1 है तो यानी कार्बन की संख्या 1 होगी, तो C लिख दिया आपने। 2 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी, परमाणुओं की संख्या, तो 2 लिख दिया। देन ऑक्सीजन 1 आया तो 1 ही परमाणु होगा। तो इस प्रकार से आपका क्या आ गया, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इंपीरिकल यानी आणविक सूत्र से मूलानुपाती सूत्र आपका आ गया। नेक्स्ट है आपका केमिकल फॉर्मूला। देखो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला पढ़ा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आपने बोला एक इंपीरिकल फॉर्मूला होता है, दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इससे अच्छा आप कर सकते हैं, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को समझ लेंगे, उसके बाद इंपीरिकल फॉर्मूले को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अ मॉलिक्यूल, एक अणु में जितने आपके तत्वों के, अलग अलग तत्वों के परमाणु उपस्थित हैं, उसकी एग्जैक्ट संख्या यानी कि सटीक नंबर बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ रहे हो, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि आपका, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज है आपका, इसके एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। उस मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने परमाणु है, तो आपने बोला 6 परमाणु है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है मैम, 12 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि जो आणविक सूत्र होगा, एक अणु का सूत्र, वो एक अणु का सूत्र यानी कि आणविक सूत्र हमें सटीक संख्या बताता है उसमें उपस्थित अलग अलग परमाणु। तो अलग अलग परमाणु है ना, कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। क्लियर। तो इसी को आपका क्या कहा जा रहा है, परमाणु का मिल करके आपका अणु बना रहे हैं, और अणु के लिए आपका सूत्र। तो आणविक सूत्र क्या है, आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में मौजूद या उपस्थित, लिखेंगे आप लोग, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सटीक संख्या बताता है, दिखाता है या फिर प्रदर्शित करता है। बोलो भाई समझ में आ गया, दोनों चीजें क्लियर हैं। हैंड रेज करो किस किस को समझ में आया, या दोबारा समझाना है। कुछ भी नहीं है, वेरी गुड, कुछ नहीं है। एक रासायनिक सूत्र है जो आप किसी भी यौगिक को उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु के लिए आपका आएगा, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने परमाणु उपस्थित हैं उन परमाणुओं का जब आप सरलतम अनुपात निकालेंगे तो वो इंपीरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद इंपॉर्टेंट है इन दोनों में रिलेशन।
इन दोनों में संबंध समझ में आ गया तो फिर आप मॉलिक्यूलर से इंपीरिकल और इंपीरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीख जाए। यहाँ पर हम इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बात कर रहे थे। हमने बोला था इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा, एक रिलेशनशिप बिटवीन इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप लोग लिख लेंगे मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र में संबंध। अब देखो कुछ ना कुछ संबंध तो होगा ही ना, तभी तो जब दो चीजों के बीच में रिलेशन होता है तभी तो आप कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे बहुत बेसिक सा था, बहुत छोटी क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि मीटर को सेंटीमीटर में आपका कन्वर्ट करना है, तो दोनों में रिलेशन होगा तभी हम कन्वर्ट करते हैं। तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। तो वैसे ही आपने इससे पहले देखा कि हमने ग्लूकोज था आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, C6H12 था आपका, उन तीनों को हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इंपीरिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, यानी कि आणविक सूत्र से मूलानुपाती सूत्र में उनको बदला। तो जब दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा तभी बदल पाएंगे, ऐसे तो हम किसी को किसी में नहीं बदल सकते, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या संबंध है, तो जो आणविक सूत्र होता है, देखो आपको पता है आणविक सूत्र में जो परमाणुओं की संख्या है वो ज्यादा है, दिख रहा है ना आपको। देखो यहाँ पर देखिए, ये आणविक सूत्र है, इसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। तो अगर आपको इंपीरिकल फॉर्मूले में को, यानी कि इस मूलानुपाती सूत्र को इसमें बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, इसमें गुणा करनी पड़ेगी, यानी मूलानुपाती सूत्र में गुणा करनी पड़ेगी। किसकी गुणा करनी पड़ेगी वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आणविक सूत्र बराबर होता है आपका मूलानुपाती सूत्र गुणा n। अब आप लोग मुझे बताएंगे n क्या है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को उधर ले जा लो, आपका n इधर आ, ठीक है ना, यही तो आप लोग कर रहे हो। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात हो जाएगा, आणविक सूत्र का और मूलानुपाती सूत्र का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में या तो n दिया गया होगा या आपको n निकालना होगा। ज्यादातर केसेस में आपको क्या करना होता है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, 1 नंबर में आएगा आपका। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mf, दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास, और जिसको आप आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको आप आणविक सूत्र कह रहे हो, और बटे मूलानुपाती सूत्र, यानी और जिसको आप क्या कह रहे हैं, मूलानुपाती सूत्र भी कह रहे हैं, ठीक है ना। इसको अभी आप, चलिए तो समझ में आ गया, बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला का कन्वर्जन आएगा तो कर लेंगे ना, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, अनुपात निकालना है। हैंड रेज करो, कौन कौन कर लेगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो आगे हम लोग, ये हमारा हो गया नाउ मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आपका सांद्रता को कैसे मापा जाता है। अब सांद्रता क्या है, बहुत बड़ा सा टर्म लगता है हमें सांद्रता, कुछ भी नहीं है सांद्रता। कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता, और सांद्रता का मतलब है विलेय की मात्रा। अब विलेय क्या है, जो विलयन में कम मात्रा में है उसको विलेय कहा जा रहा है। जैसे आपने बोला मैम मेरे पास तो एक बीकर था, उसमें मैंने 200 ml आपका वाटर ले लिया और उसमें मैंने ऐड कर दी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब NaCl क्या है, ये यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना। NaCl हमने ऐड कर दी, सपोज 5 ग्राम करी, ठीक है ना। एक और मैंने यहाँ पर बीकर लिया, मैंने इसमें भी 200 ml पानी लिया, ठीक है, और इसमें मैंने अभी 20 ग्राम NaCl ऐड कर दी। अब मैम मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, मैं सांद्रता देखता हूं, तो इसमें सांद्रता अधिक है। अब सांद्रता किसके कारण, उस NaCl के कारण हुई, क्योंकि दोनों जगह आपका H2O जो था, जल जो था वो तो समान था, 200 ml, ठीक है। मात्रा में किसके अंतर आया, NaCl की मात्रा में, ठीक है। जहां आपने उसको 5 ग्राम लिया एक जगह और दूसरी जगह आपने 20 ग्राम लिया, तो जहां 20 ग्राम लिया वो कैसा हो गया, सांद्र हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में वो कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा, नहीं वो डाइल्यूट है आपका और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। ये तो आपने
क्वालिटेटिवली भी बोलते हो, आपकी डाइल्यूट सोल्यूशन है और आपका कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। क्वांटिटेटिवली हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं अलग अलग टर्म्स, ठीक है, यानी सांद्रता को व्यक्त करेंगे हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी में, जैसे कि सबसे पहले वेट परसेंट आता है आपका, या मास परसेंट इसको कहा जाता है, या फिर हम इसको द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है ना। तो दो चीजें आप लोग होमवर्क में करके आएंगे, क्योंकि हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान प्रतिशत और आपका आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट यानी कि आयतन प्रतिशत, ठीक है। फिर आने वाले सेशन में हम ये सारी चीजें आपका सीखेंगे, ठीक है। बोलो, कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। ये याद रखना कि जिस तरह से आपने अपनी 10th में जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क्स थे उनमें से आपने सब्जेक्ट का मार्क्स का परसेंटेज निकाला, माना साइंस में आपके 80 मार्क्स आए और टोटल मार्क्स आपके 400 थे, ठीक है ना। 400 नंबर आपने प्राप्त किए, उनमें से 80 नंबर आपके विज्ञान विषय में आए, ठीक है ना। तो उन 80 नंबरों का आपने क्या करना है, उन 400 में से प्रतिशत निकालना है। ठीक उसी प्रकार से आप क्या निकालते हैं, वेट परसेंट या वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे, बेसिकली आपको प्रतिशत निकालना है। बस ध्यान रखना है किस कंपोनेंट का, किस अवयवी घटक का प्रतिशत निकाल रहे हैं, विलेय का निकाल रहे हो या विलायक का निकाल रहे हो, जिसका भी निकालेंगे। अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो उसका द्रव्यमान बटे विलयन का, टोटल में से देखते ना परसेंटेज इनटू 100, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे। आयतन के केस में विलेय का निकाल रहे हैं सपोज आयतन प्रतिशत, तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। क्लियर है। तो इसको आने वाले सेशन में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। बाकी आप लोगों का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग सेशन में पूछ लेंगे। बोलो भाई, सेशन समझ में आया, जितना भी आज पढ़ा वो समझ आया। हैंड रेस करिए किस किस को समझ में आया, सवादा और डोंडल, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। आज के सेशन में जीआईसी डोंडल से प्रिंस और सौरभ ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।